और आप पोजिशनल ट्रेडर हों या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हों, आपको बेस्ट पॉसिबल ओपिनियन हम लेके आ रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। जय बाला और देवेंद्र चोकसी दोनों हमारे साथ इस आफ्टरनून जुड़ेंगे। देवेंद्र चोकसी कुल मिला के 3 दशकों से बाज़ार में हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स देखे हैं। कैच द केओस के जय बाला भी बहुत ही सटीक चार्ट्स रीड करते हैं, ग्लोबल मैक्रोज रीड करते हैं। तो अगेन ये दोनों हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। गोल्ड का प्राइस देखिए 50,400 क्रॉस कर चुका है MCX पे। ऑब्वियसली ये एक हेज ट्रेड है, इससे ये बात करेंगे। पहले जय बाला आपसे पूछते हैं कि ये आपने बोला था कि जल्दी मत करिए, लास्ट वीक अगर हमारी बात हुई थी कि बाजार वीक है, जल्दी मत करिए लेने की। क्या आपके हिसाब से चार्ट्स बता रहे थोड़ी और डिक्लाइन है? That's right, Jay. The market बहुत volatile हो सकता है इधर से भी. There's an important global development at this context. The DAX index, the German DAX index, has broken below a double top support. So basically, what is happening in today's market, वो global context में हो रहा है, वो बहुत important development है. और आज Nasdaq futures है ना, वो जनवरी का हाई से lower lows and lower highs clock कर रहा है. ये 5वां बार हो रहा है. So this 5th time that's occurring below the January lows of the Nasdaq futures. So basically, the markets are getting oversold in the short term, but this has a very big implication for the medium term. So basically, that such lower lows are telling us that the Dow futures, or as well as the S&P spot and the futures, are going to follow the Nasdaq. Nasdaq is the leading index. So although the markets are oversold in the short term, what I'm envisaging in the near term is that the markets are going to go a little bit lower, and then we're going to have a volatile bounce. The bounce is going to be very, very, very tradable, but not an investor's bounce. So the markets are going to go to lower lows for the next 2 quarters, but in the short term, you're going to get a trading opportunity. Jay, stay with us. हमारे साथ देवेन भी हैं. देवेन, गुड आफ्टरनून. आप सुबह से क्लाइंट से क्या बातचीत कर रहे हैं? आप तो एकदम कूल एंड काम लग रहे हैं हमेशा की तरह, क्योंकि आपने इतने सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज देखे होंगे. ज़रा समझाइए तो हमारे व्यूअर्स के लिए, ये वाला आपको कैसा लगता है? हाउ वर्स कैन इट गेट? वेल, गुड आफ्टरनून अजय. मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई पैनिक करने की बात नहीं है यहाँ पे. आई थिंक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो अभी बनी है, उसके जो रिजल्टेंट आउटकम जो आ रहे हैं, दे आर एडवर्स डेफिनेटली. बट यहाँ पे कोई वर्ल्ड का एंड नहीं हो रहा है, तो इसकी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं. एक सबसे पहला पॉइंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो क्रूड के जो दाम बढ़े हैं, वो क्रूड के दाम बढ़े हो सप्लाई सिचुएशन की अनसर्टेनिटी के हिसाब से क्रूड के दाम बढ़े हैं. और क्रूड के दाम बढ़ने के साथ में आई थिंक एडवर्स इम्पैक्ट जो आती है कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर और कंजम्पशन के ऊपर, उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट उसको एक फ्यूचर उसका रीड करता है, उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट घटा है. मैं नहीं समझता हूँ कि क्रूड के दाम ये लेवल पे ज्यादातर सस्टेन होंगे. दिस रेट्स हैव इंक्रीज लार्जली बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन. तो ये चीज के ऊपर ध्यान दें. काफी दिन मार्केट के अंदर ऐसे आते हैं कि जिसको आप सिंपली इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर देते हो. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द डेज कि उसको आप इग्नोर करना चाहोगे तो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि एक तरफ आपके पास फंडामेंटल स्ट्रेंथ इकोनॉमी की है, कॉर्पोरेट सेक्टर के वर्किंग्स अच्छे आ रहे हैं, डिमांड सिनेरियो बॉयंट है, कंजम्पशन अच्छा चल रहा है इकोनॉमी के अंदर. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो करेक्शन प्राइस के अंदर आता है, उसके अंदर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है डेफिनेटली फॉर गुड क्वालिटी स्टॉक्स. एट द सेम टाइम जो फॉल मार्केट में आ रहा है, वो फॉल आई थिंक काफी हद तक पैसा यहाँ से विड्रॉ हो रहा है, उसके हिसाब से फॉल आ रहा है. डोमेस्टिक फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्लोबल फंड ट्रेडर्स जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फॉल आ रहा है. तो मैं ऐसा समझती हूँ फॉल के अंदर फंडामेंटल खराब नहीं हुआ है. फंडामेंटल्स आर स्टिल रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग. मे बी सम इम्पैक्ट मे कम इन 1 or 2 quarters इन सम कंपनीज विच आर कमोडिटी इम्पैक्टेड कंपनीज. तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, उसको थोड़ा अवॉइड करें. बट अदरवाइज आई थिंक से फॉर एग्जाम्पल गुड क्वालिटी IT स्टॉक्स, good quality banking stocks, good quality automobile stocks and automobile ancillary stocks. I guess I think उनके लिए मेरे ख्याल से ये fall in the price is a buy opportunity. तो सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा करके इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करने का है, तो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल रही है. एक क्विक फॉलोअप देवेन, जो क्रूड ऑयल 99 को नज कर रहा है इस समय, ब्रेंट क्रूड, भले ही हम रशिया से बहुत कम लेते हो क्रूड ऑयल, लेकिन ओवरऑल हमारे
बायर हमारी बाइंग प्राइस तो इम्पैक्ट हो जाती है, 1 बिलियन बैरल जो हम लेते हैं साल का। ये कितना बड़ा इशू लगता है आपको? इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट होगा इससे? इश्यू सीरियस है, उसका कोई डाउट नहीं। और मेरे ख्याल से 3-6 महीने का जो समय है ग्लोबल इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी के लिए, उसके अंदर ये चैलेंज सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि हम आज की तारीख में जो परचेस करते हैं उसको हमारी डिलीवरी 3 महीने के बाद आती है। तो ऑब्वियस है कि आई थिंक हमारे को अगले 3 महीने का कॉस्ट ज्यादा भरना पड़ता है ये समय के अंदर। एंड आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एनी इकोनॉमी फॉर दैट मैटर, इंडिया इज इंक्लूडेड। बट हैविंग सेड दैट पार्ट ऑफ इट, मैं फिर भी ऐसा मानता हूँ कि हमारे वहाँ काफी हद तक डिमांड सिनेरियो बहुत स्ट्रांग है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर ये सिचुएशन नहीं है। डिमांड सिनेरियो स्ट्रांग होने के साथ में कमोडिटी के दाम बढ़ते भी है, फिर भी कमोडिटी का कंजम्पशन चालू रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी एडिक्वेसी ऑफ फंड इज देयर, और $650 बिलियन का हमारे पास रिजर्व्स भी है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई पैनिक सिचुएशन हमारे लिए अभी तक हुई है। वी हैव टू बी केयरफुल इफ दिस प्रोलॉन्ग्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, तो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के अंदर हमको एक तकलीफ आ सकती है। बट जहां तक मैं समझता हूँ कि ये कोई वॉर जैसी सिचुएशन जो रहती है वो लंबे टाइम तक नहीं खींचती है, उसका सॉल्यूशन भी जल्दी आता है, बिकॉज द प्रेशर लेवल इज वेरी वेरी हाई ऑन एवरी साइड। So I think given that kind of a situation, I would think that I think systematically the prices of crude oil will come down. Systematically demand scenario will remain stronger. Maybe 3 महीना का और प्रॉफिट परफॉर्मेंस कोई कंपनियों का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, बट अदरवाइज मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पॉजिटिविटी ये सिचुएशन के अंदर ये है कि आगे का समय आई थिंक डेफिनेटली बेटर आ सकता है इफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन गेट्स सॉल्व्ड फास्टर। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। प्रियंका हियर। बाला, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब बाजार को यहाँ से फॉरवर्ड लुकिंग होना होगा और देखना होगा कि अगर यहाँ वॉर सिचुएशन हो जाती है, बन जाती है, सैंक्शंस लगते हैं, कई तरह के डायलॉग्स की बात की जा रही है, लेकिन इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? अगर यहाँ पर क्या हम हिस्ट्री को थोड़ा सा एक बार रिव्यू करना चाहेंगे कि जब भी कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन हो, चाहे 2020 में क्रिमियन वॉर की बात हो, इराक वॉर, गल्फ वॉर, जो पुराने हिस्ट्री में जो भी इस तरह की सिचुएशन हुई हो, तो हमने देखा कि इन्वेजन के बाद या सिचुएशन टेंस होने के बाद बाउंस बैक भी, रिकवरी भी शार्प आई है। क्या इस तरह की कोई एंटिसिपेशन इस वक्त करनी चाहिए, या फिर इस तरह की कोई कैलकुलेशन या पॉसिबिलिटी को आप पढ़ रहे हैं? इधर दो चीज है, when we spoke in end of October, early November, I was already projecting the bull market correction for the equity markets, global equity markets, including India. So whatever happens now, markets are going to correct. So and the second thing is markets aren't impacted. Sorry, I won't say impacted. Whenever there is a war-like situation, when war breaks out, that usually marks a temporary bottom, at least a temporary bottom. So in that situation, there are two things to take into account. If there is a breakout of a war, it will actually mark a panic bottom, and there will be a recovery. The other thing is that this correction that's happening in the equity markets is not totally connected to the war situation, because as we spoke in, if we go recall our conversation end of October, the correction was setting in even before this kind of situation was happening. So even if the war doesn't happen, there'll be a relief rally, or if the war happens, there'll be a relief rally, but the markets will take recourse to its original trend, which was actually correcting even before this situation arose. So the next thing that we are looking at is that a short-term low, little further from where the markets are today, probably around slightly below the January low, around 16,100 for the Nifty, and then a big volatile bounce to somewhere close to 17,700 of the Nifty, and then fresh lows. This correction for the bull market continues for the next couple of quarters. So this is a bull market correction, but it's a little bit a longer lasting one, which we haven't seen in the last in the last 15-16 months. So that's why it's looking a bit nervous for people, but it's actually a sensible bull market correction. ऑलराइट देवेन, ऐसे में आप एफआईज की इस जो सेलिंग जारी है, एफआईज के इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया हमेशा एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहता है, लेकिन अगर इस वक्त एफआईज की पार्टिसिपेशन इंडिया में नहीं है, सेलिंग जारी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये क्लाउड्स ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जब ईज आउट हो जाएंगे, तो क्या एफआईज विल बी अगेन, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि फिर से एफआईज बाय हो जाएं और इंडिया में फिर से अगर रीबाउंस आता है, पुल बैक आता है, तो शायद एफआईज का रुझान भी वापस आए?
सो मेरा ऐसा समझना है कि एफआई के अंदर दो कैटेगरी है। एक तो सबसे पहले इन्वेस्टर की कैटेगरी है और दूसरी कैटेगरी है ट्रेडर्स की कैटेगरी। जो ट्रेडर्स की कैटेगरी है उसके अंदर ईटीएफ्स आते हैं, हेज फंड्स आते हैं, और इन्वेस्टर की कैटेगरी है उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, सॉवरेन फंड्स है, एंडोमेंट फंड्स है, पेंशन फंड्स है, इंश्योरेंस फंड्स है, वो टाइप के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फंड्स जो रहते हैं वो इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। जो हम करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसके अंदर एफआई की जो ट्रेडर कैटेगरी है, जो हेज फंड है या ईटीएफ्स है, उनका फंड्स यहाँ से विड्रॉ हो रहा है। तो ये जो फंड्स यहाँ से विड्रॉ हो रहा है उसका कारण दूसरा भी है कि आई थिंक दे आर ट्राइंग टू डीलीवरेज देयर पोर्टफोलियोज, और उनका एक ऐसा तरीका रहता है काम करने का कि जब भी ग्लोबल मार्केट के अंदर कोई भी जगह पे ऐसा डिस्टर्बेंस होता है तो दे आर विड्रॉइंग देयर मनी। एज सच आई थिंक आप देखें तो जो ईटीएफ और ट्रेडर फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं उनको दूसरे मार्केट के अंदर काफी हद तक नुकसान भी सहन करना पड़ा है। जैसे कल रशिया के मार्केट के अंदर करीबन आई थिंक एक वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज 17% फॉल इन रशिया मार्केट। तो कोलेटरल डैमेज जिसकी हम बात करते हैं उसको भी इनकी इम्पैक्ट भुगतनी पड़ती है। ये सब कारण के हिसाब से ट्रेडर फंड मार्केट में से एग्जिट ले रहे हैं, इन्वेस्टर्स एग्जिट नहीं ले रहा है। तो दर्शक मित्रों को ये चीज के ऊपर ध्यान देना है कि इन्वेस्टर अभी भी एग्जिट नहीं ले रहा है। ऑन द कॉन्ट्री इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड भी है, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग ऑन एवरी सिंगल डे। आई थिंक इन द फॉलोइंग मार्केट दे आर इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट। दैट मीन्स कि रिटेल इन्वेस्टर नया फंड्स लाके मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझे पढ़े। इसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती कि जिसके अंदर परमानेंट लॉस और परमानेंट डैमेज हो रहा है। ये इन्फ्लेशन भी ट्रांजिशनरी है, ये जो क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़े हैं वो भी ट्रांजिशनरी है, और मैं ऐसा समझता हूँ जो दाम बढ़े हैं वो भी ट्रांजिशनरी है। ये सब चीज एक समय के अंदर आई थिंक कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी। Maybe that period is immediately not known to any one of us, but my gut feel is that somewhere in April to June quarter, we should be seeing the stability in the global market and India market as well. तो क्लियरली यहाँ पर अप्रैल से जून क्वार्टर तक डोमेस्टिक मार्केट से साथ ही विदेशी बाजार में एक तरह से फिर से जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव होती हुई ज़रूर नजर आएगी। और जो भी हैं टेम्पररी ट्रांजिशंस हैं जो कि फेजेस में हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो इन्फ्लेशन हो या फिर ये ट्रिगर जो कि लगातार पिछले हफ्ते से रूस और यूक्रेन के बीच चला है जो बाजार को इम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन मिस्टर बाला, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड, पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग एक सिचुएशन हो जाती है जहां पर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, और इस सिचुएशन में एक्सपर्ट्स की राय काफ़ी ज़रूरी होती है। अब कैश रिच कंपनीज की अगर बात करें, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए काफ़ी हद तक आती हुई दिखेंगी, तो क्या राय होगी व्यूवर्स को, इनफैक्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को जिनके पास हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं, और उन ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को जिनके पास कह सकते एक तरह से फैंटेसी स्टॉक्स हैं जो कि आगे चलकर परफॉर्म ना कर पाएँ, उन्हें इस सिचुएशन में आप क्या एडवाइस देंगे? No, I mean, this can be used as a blanket advice. No, basically, patience is a very good, tool for investors and traders. सबको इस समय कुछ patience चाहिए, वो balance sheet तो अच्छा आपका पर्सपेक्टिव, I mean, whatever that is, it doesn't matter. When the market sets to panic, it doesn't spare anything. It's just a little bit indiscriminate. So you make use of that. Whatever is looking like a dream company for you, you make use of this panic. But for that, you need patience and a little bit of observation on the charts. Infosys has always been a good company. TCS is always a good company. When the markets set this kind of tone, you get buying opportunities, but patience is required. So be it new startups or whatever is your watch a bit of charts, let the market settle down, let the dust settle down, then you can put in your money. इंटरडे रिकवरी लेके आइए जरा डायरेक्टर साहब। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द ओपनिंग लॉसेस रिकवर हो गए। कैंडल स्टिक्स अगर आप निफ्टी पे लेके आए तो आप देखेंगे कि नीचे में हम 17,900 के आसपास चले गए थे। नहीं, स्टॉक फ्यूचर्स नहीं, वो देखिए सिर्फ 100 पॉइंट निफ्टी इस समय लॉस में रह गया है, मतलब 0.6%, 0.5% के करीब। वीकेस्ट पॉइंट इन टाइम में हम करीब 2.25% नीचे थे, तो उसको कहते हैं सॉलिड रिकवरी इंटरडे आती हुई। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। तो जैसा कि देवेन बता रहे थे कि ऐसा कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है, और अटेम्प्ट कर रहे हैं, ट्रेडर्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं पोजीशंस लेना, और कैश बेस्ड स्टॉक्स में, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इट अपीयर्स एटलीस्ट कि रिकवरी जो आ रही है वो बैक्ड बाय वॉल्यूम्स है, और इन्वेस्टर्स भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें वेरी क्विकली कि डाउ फ्यूचर्स भी एक टाइम पे जो
500 से ज़्यादा पॉइंट नीचे थे, वहाँ पर भी जो कट्स हैं वो थोड़े कम हुए हैं। इंडिया विक्स में देखिए नीचे की तरफ एक आपको कैंडल बनती हुई। देवेंद्र, आपके हिसाब से, क्योंकि आप बहुत रिसर्च ओरिएंटेड व्यू बनाते हैं, अर्निंग्स क्वालिटी कहाँ स्ट्रांग लग रही है? अगर यहाँ से वीकनेस आती है, जो फेज में बाइंग की बात कर रहे हैं, कहाँ पे देखना चाहिए एग्जैक्टली? तो एक चीज के ऊपर मैं ध्यान डाला देता हूँ कि जो बिजनेस के अंदर कमोडिटी की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो बिजनेस को थोड़ा बहुत शॉक लग सकता है। बिकॉज आई थिंक कमोडिटी के दाम जो हिसाब से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वो हिसाब से देखे तो इधर कोई केमिकल कंपनीज की बात करे या कोई फार्मा कंपनीज की बात करे या फिर कोई मेटल कमोडिटीज कंपनी की बात करे या सीमेंट जैसी कमोडिटी की बात करे, तो जहाँ पे भी कमोडिटीज या क्रूड ऑयल के दाम बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उनको शायद कॉस्ट प्रेशर ज्यादा आ सकता है अगले क्वार्टर के अंदर भी। तो ये चीज के ऊपर ध्यान जरूर दे। बट हैविंग सेड दैट, उनकी एक चीज अच्छी दिखती है मुझे कि आज कमोडिटी कंपनी के अंदर देखिए, सीमेंट कंपनी के अंदर देखिए, कंजम्पशन कंपनी के अंदर देखिए, इंक्लूडिंग कंजम्पशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मैं ऐसा समझता हूँ कि डिमांड सिनेरियो इज रिमेनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्ट्रांग। यानी इतनी महंगाई के बावजूद भी इंडिया के अंदर जो डिमांड सिनेरियो है वो काफी हद तक स्ट्रांग है। और उसका एक मेन रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट जो हिसाब से नए प्रोजेक्ट ला रही है, इधर इंडस्ट्री के अंदर PLI स्कीम लेके आई है या आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गति शक्ति योजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ला रही है उसके अंदर आई थिंक इंडस्ट्रियल कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। और एट द सेम टाइम पैसे, फंड्स आर गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडिविजुअल्स, तो उसके हिसाब से इंडिविजुअल्स का स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रहा है। तो हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, ये टाइप की कंपनियां हैं, उनके लिए भी आई थिंक समय ओवरऑल अच्छा रहा है कि आई थिंक दे आर मच बेटर पोजीशन इन बेसिकली हैविंग द कंजम्पशन कंटिन्यूइंग। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हाउसिंग फाइनेंस का कारोबार है, कंज्यूमर क्रेडिट का जो कारोबार है, ये दो जगह पे मेरे ख्याल से बैंक और NBFC के लिए समय अच्छा रहना चाहिए। सिलेक्टिवली मेरे ख्याल से ऑटोमोबाइल एंसिलरी और ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए भी सिलेक्टिवली समय अच्छा रहना चाहिए। शायद एक आधे क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन दब सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक डिमांड सिनेरियो स्ट्रांग होने के लिए आई थिंक दिस कंपनीज कैन डू वेल, ऐसा मेरा मानना है। एंड सम ऑफ द केमिकल कंपनीज के जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी है, जिनके लिए दाम डेफिनेटली पास ओवर हो सकते हैं, कॉस्ट पास ओवर हो सकती है, उनके लिए मेरे ख्याल से समय अच्छा रहेगा। तो आपको बहुत सिलेक्टिवली जाना है, आई थिंक वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना है। जो न्यू एज कंपनीज है जिनके अंदर वैल्यूएशन सेल्स के ऊपर दिए गए थे, प्रॉफिट के ऊपर नहीं दिए गए थे, उनके लिए समय थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टर की एग्जिट जल्दी हो सकती है एंड दैट प्राइसेस कैन कम डाउन। तो उसको थोड़ा समय के लिए आप एक बार अवॉइड कर सकते हैं, या आई थिंक सिस्टमेटिकली बात करें तो लेने के लिए आप थोड़ा रुकिए, रुकने के बाद आई थिंक थोड़ा वेट करके आई थिंक न्यू एज कंपनीज के लिए ध्यान देंगे। एज ऑफ नाउ आई थिंक देयर इज नो रश ऑन दिस कंपनीज, सो आई एम वेरी सिलेक्टिव कि ये सब कंपनीज के अंदर अपना जो अप्रोच है वो अप्रोच आई थिंक सिलेक्टिवली रहेगा, तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी जय, एक आपसे आखिरी सवाल, ये एक और बड़ा ट्रिगर है अभी, वो है यूपी इलेक्शंस का बाजार के लिए। सो ट्रिगर्स बहुत सारे हैं जिसके हिसाब से वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का फ्लोर कहाँ पे नजर आता है? फ्लोर आपको शॉर्ट टर्म फ्लोर चाहिए और मीडियम टर्म फ्लोर चाहिए? मीडियम टू लॉन्ग टर्म बता दीजिए, ताकि वहां पे तो लोग जिसे कहते हैं ना, घर बेच के भी लगाना चाहिए, वो वाला फ्लोर। Yeah, I mean, whatever be 14,000 के नजर, 14,300 14,000 के नजर वो फ्लोर हो जाता है मीडियम टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए 16,800 is a very important support, and after that 16,100. So 14,000 is a very interesting buying point for medium term investors. उस समय you should raise your investment level. I won't say घर बेच के खरीदना है, it's a little speculative. So even then, if you're normally allocating 1% per each stock on your entire risk capital, you should be allocating a little bit about 3% per each stock on your risk capital. So that kind of higher allocation is needed when market comes to that level. But for that you need to preserve cash. So for preserving cash, you can do that, or you can gradually scale into the portfolio. 10%, 5% of your intended purchase. You can start from below 16,100 level, and then average into the market.
जय, आपने बड़े आसानी से 14,000 कुछ बोल दिया, तब तक घर बचेगा तब घर बेच के पैसा लगाएंगे। 15,000 तो डूबेबल लग रहा है। आप तो बहुत प्यारे से अपने घर में बैठे हुए लंदन में आराम से, लेकिन 14,000 तक आते आते बहुत लोगों के घर बचेंगे नहीं यहाँ। एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। देवेन, आपको भी